ये बात आपको जानकर खुशी होगी कि जिस तरह से शायर हज़रात अपने खिदमात को अंजाम दे रहे हैं, वाकई ये काबिले तारीफ है। साहित्य पे बोलने के लिए हमारे पास एक अजीमुशान शख्सियत मौजूद है जो उर्दू अदब को एक अरसे तक खिदमात को अंजाम दिया। मैं गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे दादा भी हैं और हम इनकी तारीफें सुना करते थे कि उर्दू अदब के काफ़ी माहिर शख्सियत हैं, और गुजारिश है कि आप आएं और उर्दू अदब के बारे में हमें कुछ बताएं, और इस निज़ामत करने में मुझसे जो कुछ भी खताएं हुई हों बारहा माज़रत। और मैं आवाज़ देना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर नसीम साहब को कि आप आएं और उर्दू अदब के बारे में कुछ रोशनी डालें। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कर। ये हर फन मौला है, किसी भी मौजू पर वो एक आध घंटा तक तो बोल ही सकते हैं। वहीं साथ में बैठे हैं हमारे रिजवान भाई, वो तो उनके बारे में तो मैं कहूँ कि कौन सा हुनर है जो वो नहीं जानते। स्कूटर बनाने से लेकर के हवाई जहाज तक बना सकते हैं, और किसी भी महफिल में किसी भी मौजू पर वो अच्छी तकरीर करते हैं। हमारे आने का यहाँ कोई ख़ास मकसद नहीं, ये हमारे जो लोग हैं, हमारे अजीज़ हैं, हमारे भाई हैं। मेरा इस गांव से बड़ा रिश्ता था, मैं पैदल आया करता था, साइकिल से आता था। अब मैं ज़रा दूर बस गया हूँ, लोग भी दूर हो गए हैं, लेकिन इस मौके पर बुलाया, मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे समर भाई ने उन्वान पर नुक्ता लगाया। नुक्ता दो लफ्ज़ है, एक नुक्ता होता है, एक नुक्ता होता है। तो नुक्ता लगाया, मेरा भी ख्याल था कि होना ये चाहिए था कि एक शाम कविता और शायरी के नाम ये होना चाहिए था। साहित्य का दायरा बहुत वसी है, बहुत बड़ा है, अदब की तरह बहुत बड़ा है, फैला हुआ है। वो स्टेज पर नहीं सजाया जा सकता, उस पर कमेंट्री भी नहीं दी जा सकती। हाँ, सेमिनार्स हो सकते हैं बड़े बड़े। तो ये आइंदा इस मौजू पर बात की जाएगी। तमाम डायस पर बैठे हुए जो लोग बड़े बड़े शायर हैं, वो मोहतरमा कोने में बैठी हुई हैं, खुदा मालूम क्यों दुखी हुई हैं। ठीक ठाक से बैठना चाहिए। मुझे ये दबा दिया था हमारे भाई ने बैठ करके, क्या करिएगा, कमज़ोर हर जगह सताया जाता है। एक बात मैं अर्ज़ करूँ कि उर्दू में सिर्फ गज़ल ही नहीं है, गज़ल तो एक ज़माने में नहायत बदनाम शायरी रही है। इसको गर्दन ज़दनी करार दिया गया, इसको कहा गया कि संडास के बदबू से भी बदतर है, न जाने क्या क्या कहा गया। लेकिन ये बड़ी सख्त जान है, बड़ी सख्त जान है, आज भी जिंदा है। हाल ही ने कहा कि इसे तो बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए। जो लोग गज़ल लिखते हैं वो शायर नहीं हैं, उन्हें अदीब नहीं हैं, लेकिन ये गज़ल है कि आज तक लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है और मुशायरों में सुनी जा रही है। अब हम सब जानते हैं कि उर्दू के माने गज़ल, उर्दू के माने गज़ल नहीं होता। हाँ, इसकी एक बहन हज़ल पैदा हो गई। ये पहले ज़माने में हज हुआ करते थे, हज़ल हो गई। तो हज़ल के लिए ज़रा सा बहुत संजीदा माहौल नहीं चाहिए। हज़ल जो है ना, गज़ल का माहौल बिगाड़ देती है। हज़ल के माने होते हैं ज़रा सा ख़राब सी बातें करना, ऐसी बातें करना जिसमें फ़िक्र ना हो, जिसमें कोई सोच ना हो, लेकिन लोगों को महसूस करे, लोगों को भला लगे। उर्दू, आप उर्दू बोलते हैं। एक जगह मैंने सुना था, एक जगह का नाम था उर्दू बाज़ार, उसको हिंदी बाज़ार कर दिया। वो हिंदी बाज़ार करने वाला भी नहीं जानता कि उर्दू क्या है। उर्दू हिंदी का विलोप नहीं है, ये एक दूसरे के काउंटर पार्ट। उर्दू कोई ज़बान का भी नाम नहीं, किताबों में लिखा है कि कहाँ से तुर्की से आई, इसके माने लश्कर, ऐसा नहीं। ये असल ज़बान पहले थी, इसका नाम था ज़बान उर्दू मोहल्ला।
इसका नाम था ज़बाने उर्दू मुअल्ला। ये शाहजहां के दरबार में बोली जाती थी। जब तक वहाँ फारसी बोली जाती थी उस वक्त तक ज़बाने उर्दू मुअल्ला वो फारसी थी। जब ज़माना बदला, फारसी की जगह इस ज़बान ने हिंदी ज़बान, इसका नाम रेख्ता है, इसका नाम रेख्ता है, गिरी पड़ी ज़बान। तो जब ज़माना बदला, रेख्ते का दौर आया, तो उसी शाहजहां के दरबार में यानी मुगलिया दरबार में ज़बाने उर्दू मुअल्ला का नाम उर्दू माना गया, यानी रेख्ता। तो ज़बाने उर्दू मुअल्ला कितना बड़ा नाम है, कौन लेगा? उर्दू मुअल्ला खत्म हो गया और उर्दू बच गई। ये हिंदी की जिद नहीं। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है, उर्दू कहाँ पैदा हो गई? हम भी पूछते हैं, सब पूछते हैं, किताबें में लिखा हुआ है, लेकिन जानते हैं ज़बानें पैदा नहीं होती। धीरे 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 हजारों साल के वक्फे के बाद वो अपना एक रूप धारती हैं। तो ये ज़बान जो है ना, अव्वल पिघली पड़ी थी, इसका नाम रेख्ता था। रेख्ते में शायरी करना मायूब समझा जाता है। हिंदुस्तान यानी शिमाली हिंदुस्तान में लोग उर्दू में शेर नहीं करते। ये आई कहाँ से? दक्कन से। एक उधर का भगाया हुआ वली था, एक शायर वली, 1707 ईस्वी के आसपास हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में इसलिए कह रहा हूँ कि पहले ज़माने में दिल्ली और नवाह को हिंदुस्तान कहते थे और उधर दक्कन कहते थे। यानी हम दक्कन जा रहे हैं, दक्कन वाले कहते थे हम हिंदुस्तान जा रहे हैं। वली 1707 ईस्वी के आसपास अपना दीवान लेकर के दिल्ली आया। और जाहिर है आज की तरह से अखबार नहीं थे, आज की तरह से रेडियो नहीं थे। क्या होता था? ये गज़लें तवाइफें गाते, गज़लें कव्वाल गाते, गज़लें फ़कीर गाते। तो जब वली अपना दीवान लेकर के हिंदुस्तान आए यानी दिल्ली आए, तो लोगों ने उसकी गज़लें कव्वालों की ज़बान से सुना, फ़कीरों की ज़बान से सुना, तवाइफों की ज़बान से सुना। बहुत अच्छा लगा। अरे साहब, ये दक्कन से बोलता हुआ, औरंगाबाद से बोलता हुआ शख्स आया है, ये तो हमारी जैसी ज़बान बोल रहा है। लेकिन फिर भी इसको यहाँ के लोगों ने मुँह नहीं लगाया। जब लोग रेख्ते में शेर कहते थे तो उसको, अब महफिल सजाते थे तो उसको मुशायरा नहीं कहते थे, उसको मुशायरा नहीं कहते थे, उसको कहते थे मुराख्ता। और फारसी वाले बहुत चोरते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये ज़बान तो बड़ी अच्छी लग रही है, रेख्ता तो बड़ी अच्छी ज़बान है, तो उन्होंने भी शेर कहना शुरू किया। और धीरे 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 जा कर के मुराख्ता मुशायरे में तब्दील हुआ। हमारे यहाँ एक और तरीक़ा रहा था नए सीखने वालों के लिए कि एक तरह दी जाती थी, जैसे दर्द मिन्नत कशी दवा न हुआ, एक तरह दे दी गई, दवा न हुआ, अच्छा न हुआ, इसमें रदीफ भी है, काफिया भी है। अब दे दी गई तो इस पर लोग तब आजमाई करते थे और शेर कहते थे। लेकिन धीरे धीरे देखिए, उर्दू कहीं पैदा नहीं हुई, उर्दू हमारे आसपास थी, हम वो ज़बान बोलते थे, लेकिन महफिलों में, अदबी महफिलों में उसका इस्तेमाल नहीं होता था। इसलिए मैं कहता हूँ कि वली आए 1707 ईस्वी में और उनका दीवान देखते ही 18वीं सदी में बड़े बड़े शायर उर्दू में पैदा हुए। सौदा पैदा हुआ, मीर पैदा हुआ, उसके बाद फिर गालिब का दौर आता है। इतनी जल्दी कोई ज़बान बन करके उसमें इतनी बड़ी शायरी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि हमारी ये ज़बान मौजूद थी। और ये आप गिरह कर लीजिए कि उर्दू ज़बान जो है हिंदी का विलोम नहीं है, हिंदी का विलोम नहीं है, ये उर्दू का मोजज़ा है। इकबाल की मादरी ज़बान पंजाबी है, फैज़ की मादरी ज़बान पंजाबी है, लेकिन उर्दू में कितनी नफीस शायरी करते हैं। फिराक साहब की मादरी ज़बान तो अंग्रेज़ी कहते हैं, मेरी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी है, लेकिन बहरहाल वो उर्दू में शायरी करते हैं। अब आप कहेंगे कि उर्दू अगर हिंदी विलोम नहीं है तो है क्या? पैदा कहाँ से हुई हिंदी? पहली बार अनजाने तौर पर भी हम किसी चीज़ की तरक्की में हिस्सा अदा कर देते हैं। मसलन अंग्रेज़ आए हिंदुस्तान, उन्होंने देखा कि सारे हिंदुस्तान में इसी रेख्ता किस्म की हिंदी बोली जाती है,
तो उन्होंने कहा कि अब अच्छा, वहाँ के जो अंग्रेज अफसर आते थे वो न हिंदी जानते थे न उर्दू जानते थे। अब उन्होंने एक कॉलेज खोला, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज खोला तो बड़ी बड़ी किताबें लिखी गईं। कुल्लियात मीर इतना मोटा एडिशन छापा। फिर एक अंग्रेज आया, वो देवनागरी जानता था, हिंदी नहीं, वो देवनागरी जानता था। उसने एक मीटिंग में रखा कि हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे हिंदू अवाम हैं वो अपनी मजहबी किताबें देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं, तो क्यों न हो कि यहाँ की छोटी छोटी कुछ कहानियाँ देवनागरी लिपि में भी शाया की जाएं। चुनांचे वहीं से शुरू हुआ, देवनागरी और हिंदी। क्या जानते हैं कि पुरानी किताब आप देखेंगे मीर की तो लिखा रहेगा दीवाने मीर हिंदी, दीवाने दर्द हिंदी, कहीं कहीं तो दीवाने गालिब हिंदी लिखा रहता है। हिंदी का मतलब होता है उर्दू, हिंदी का मतलब उर्दू। हमारा प्रेमचंद बहुत बड़ा शायर है और ये दुनिया का पहला शायर अफसाना निगार है, पहला लिखने वाला है, अदीब है जो जिस जबान का अदीब नहीं है उस जबान में बड़ा अदीब बन गया, यानी हिंदी का। मुंशी प्रेमचंद की सारी किताबें लगभग उर्दू में लिखते थे। मैंने उनका खत पढ़ा है, नारायण निगम को लिखते हैं, भाई मैं हिंदी में तो नहीं लिख पा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस करें, कुछ पैसे वैसे मिल जाएंगे। तो बड़ी मेहनत से वो हिंदी में उन्हीं उर्दू में लिखी हुई चीज़ों को हिंदी में लिखते थे और वो छप। फिर आज हिंदी का विलोप माना जाता है, ऐसा नहीं है। बस 2 मिनट हम फिर बात। अब धीरे 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 अभी प्रेमचंद के पोते हैं, उन्होंने किताब लिखी थी, उसमें किताब लिखी थी, उसमें हिंदी का लफ्ज़ 2 तरह से इस्तेमाल किया है, 2 तरह से। एक मॉडर्न हिंदी यानी जो हिंदी आज देवनागरी में लिखी जाती है, एक हिंदी माने वाली। हिंदी उर्दू एक दूसरे की विलोम नहीं है बल्कि एक दूसरे की काउंटर पार्ट हैं और ये सब चीज़ें। और गज़ल तो आज भी है, कल भी रहेगी, लेकिन गज़ल का मेयार ज़रा ऊंचा होना चाहिए। शुक्रिया।